एग्जाम किट के अंदर एक प्योर डी करके एक सम है जिसका पेज नंबर है 159 और कैप्लान का पेज नंबर है शायद 132। तो उसे एक बार ओपन कर लेंगे आप लोग प्लीज। सो कि अगर कोई भी सम है, यहाँ पे तो चलो ऐसे दिया गया है, एग्जाम के अंदर थोड़ी ना देंगे ऐसे। सो तब आप लोगों को क्या करना है कि पहले बताओ ना, पहले केस स्टडी रीड करनी चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट। अगर मैंने रिक्वायरमेंट यहाँ पे रीड की है तो रिक्वायरमेंट क्या बोलना है, देखो यहाँ पे ऐसी दो चीजें दे के रखे, देखो ना, ठीक है, और एक चीज ये है, फिर देखो ये एस है और ये एस है, मतलब ये साइन का मतलब क्या है बताए किसी को। अगर ऐसी साइन दे के रखी है, एग्जाम किट में ही देंगे, वहां पे तो क्या होगा, एक्सेल में सॉल्व करना होगा ना, डायरेक्टली एक्सेल ही वहां पे ओपन होगा उस रिक्वायरमेंट के सामने। तो यहाँ पे देखो जब आप एग्जाम किट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो ऐसी साइन का मतलब क्या है, आपको एक्सेल शीट में करना है इस चीज को, और इसको क्या करना है पता है, वर्ड में करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन की चिंता अभी नहीं है हमें, पहले हमारा टास्क है कि हम थोड़ी स्पीड गेन कर ले लिखने के अंदर। अभी आप लोगों का टास्क ये है कि आप सभी लोग यही करेंगे कि जितने भी सम कर रहे हो लैपटॉप के अंदर करो, फोन भूल जाओ, ठीक है, लैपटॉप को ही अपना मित्र बना लो, जितना काम हो सकता है लैपटॉप के अंदर करो, जितना आप लेक्चर एक्सेल के अंदर हाथ डालोगे उतना आपका हाथ बैठेगा, जैसे मैंने बोला। तो चलिए पहले हमें क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है। तो देखो रिक्वायरमेंट ए है, पूरी रिक्वायरमेंट ए 7 8 9 10 मार्क की है, दूसरे 10 मार्क का हमें लिखना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इन रिलेशन टू प्योरडी को पोटेंशियल चेंज इन सप्लायर, वर्किंग कैपिटल के अंदर यही था ना, सप्लायर, रिसीवेबल, कैश, फिर इन्वेंटरी, यही इसके रिगार्डिंग ही चीजें थी। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें कोई कंपनी है एंड वी वांट टू चेंज आवर सप्लायर, सप्लायर के पास से हम लोग क्या लेते हैं, माल सामान लेते हैं। तो अगर थॉट प्रोसेस स्टार्ट करो, अपनी जो दिमाग के घोड़े हैं उसको रण मैदान में उतारने की ट्राई करो, तो क्या सूझता है, ओके सप्लायर है मतलब इन्वेंटरी लेता होऊंगा मैं उनके पास से, इतना सोच लिया बस, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। ओके, कैलकुलेट द टोटल एनुअल कॉस्ट रिलेटिंग टू केमिकल एक्स फॉर बोथ करंट एंड पोटेंशियल सप्लायर, समझ रहे हो, मतलब अगर मैं पहले जो मेरा सप्लायर था उसके पास से अगर चीजें परचेस करूं तो मेरा 1 साल के अंदर कितना खर्चा लगता है, और अगर मैं नया सप्लायर लेके आऊं तो मेरा 1 साल के अंदर कितना खर्चा लगेगा, समझो, मतलब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसके अंदर परचेस कॉस्ट होगा, फिर वहां से लेके यहाँ तक पहुंचाने का खर्चा होगा, फिर मैं अपने इन्वेंटरी को वेयर हाउस के अंदर रखूँ तो उसका होल्डिंग कॉस्ट होगा, फिर क्या हो सकता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखा होगा तो करेंगे हम लोग, फिर क्या हो सकता है कि टोटल परचेसिंग कॉस्ट हो सकता है, फिर मेरा कौन सा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकता है, ऑर्डर करने का खर्चा लग सकता है, ये सारे के सारे खर्चे आ सकते हैं। इन लोगों का टोटल मतलब मेरा टोटल कॉस्ट। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पहले सप्लायर हमें बोल रहा था कि 500 500 करके आप लोग ऑर्डर करेंगे, अब आपको अगर 5% डिस्काउंट चाहिए कॉस्ट के अंदर, तो आप एक काम करिए, 500 इंटू 4 मतलब 2000 इन्वेंटरी एक साथ ऑर्डर कर दीजिए, तो कॉस्ट के अंदर फर्क आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर फर्क आएगा, फिर होल्डिंग कॉस्ट के अंदर फर्क आ सकता है, डिस्काउंट मिला तो मेरी परचेसिंग प्राइस नीचे जा सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर से कंसिडर करने पड़ेंगे ना हमें सम के अंदर। तो अभी बेसिक बेसिक समझ रहे हो कि ये सम बोलना क्या चाहता है, अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो रोक लो मुझे, ठीक है। फिर कैलकुलेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज मतलब क्या, कि टोटल जितनी भी परचेस कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2 एंड द केमिकल एक्स इन्वेंटरी फॉर बोथ करंट एंड पोटेंशियल सप्लायर, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, एक रिकमेंडेशन देना है, जस्टिफिकेशन देना है, क्या, कि जो आप चीज बोल रहे हो पहले के सप्लायर और नया सप्लायर, आपको क्या सोचना है, यू आर द एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड कमिंग टू द कंपनी, आप जा रहे हो,
आपका काम क्या है, कैलकुलेशन करना, और आपका काम क्या है, बता देना भाई ये चीज़ है, मुझे ये लग रहा है, तुझे ऐसे कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से ये लग रहा है। कभी भी ऐसे थोप नहीं देना है डिसीजन। जितना आप केस स्टडी के अंदर ऐसे रहोगे ना कि एज पर माई ओपिनियन, एज पर द कैलकुलेशन गिवन, एज पर द अजम्पशन टेकन, ये चीजें है, मुझे लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। समझ रहे हो, मतलब क्या, पॉलिटिकल व्यू, मतलब मिड ऑफ द वे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। समझ रहे हो, अगर कोई भी चीज है एसीसीए का, अगर रिक्वायरमेंट आगे पढ़ोगे तो मैं आगे बताता हूँ, अभी यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन है तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करने की जरूरत आंग पड़ी है, तो पहले रिक्वायरमेंट ए का हेडिंग दे दूँ। पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, पहला सम आप पूरा देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना वही सम अपने एक्सेल शीट के अंदर, फिर मैं आप लोगों के पास आके देखूंगा कहीं पे अटक रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि करंट सप्लायर एंड प्रीवियस सप्लायर का कैलकुलेशन का कंपैरिजन करने की जरूरत आंग पड़ेगी मुझे। मैं यहीं पे लिख दूं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आप लोगों को नहीं लिखना है। करंट सप्लायर एंड पोटेंशियल सप्लायर, ये दोनों के जो भी फिगर्स है मैं वो कैलकुलेट कर दूंगा। सो चलिए यहाँ पे फिर स्टार्ट हो रहा है अपना। चलो, तो अभी केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करें। देखो केस स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे एक टूल होता है हाइलाइटर टूल, यहाँ पे ही होगा, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो क्या कहाँ चला गया, हाइलाइटर, ड्रॉ, फिर होगा हाइलाइटर, यहाँ पे बाहर निकल चुका है मैंने क्योंकि ऐसा सेट करके रखा होगा। चलिए, तो क्या लिखा है कि प्योरडी को यूजेस 5 मिलियन लीटर्स ऑफ केमिकल एक्स पर ईयर, मतलब एनुअल डिमांड मिली मुझे। क्या है एनुअल डिमांड, 5 मिलियन मतलब 5, 3 जीरो, वापस से 3 जीरो, डन। चलो ना ऊपर ही लिख देते हैं, वैसे भी फिगर्स कैलकुलेशन के अंदर काम ही आएगा ये। 5 मिलियन है, फिर इन इट्स प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप जो भी प्रोडक्शन करो। ओके, केमिकल एक्स कॉस्ट यू 2.50 लीटर पर ईयर। ओके, ये पता चला क्या कि मेरा कॉस्ट है, परचेसिंग प्राइस है। ओके, एंड स्टोर एंड ईच ऑर्डर रिक्वायर्स अ quality check that cost you around $400 पर ऑर्डर। मतलब क्या है ये, क्वालिटी चेक का कोई कॉस्ट होगा। फिर करंटली के करंटली हम लोग क्या करते थे, कोई एक लोकल कस्टमर सप्लायर से बाय करते थे जिससे हमें 3 रुपए पर लीटर कॉस्ट पड़ता था। इट इज यूज it is uses the economic order quantity EOQ model to determine the order size and carry the safety inventory of 5 days usage। कैसे कैलकुलेट की जाती है सेफ्टी इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी, मैं तो पता है ना, मैं तो, आप बोलोगे हाँ तो हाँ, ठीक है। टू प्रोटेक्ट अगेन वेरिएशन लीड्स इन डिमांड। चलो यहाँ तक सारी चीजें पता है मुझे, तो लिख दूँ थोड़ी थोड़ी चीजें। अभी यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है कि परचेसिंग कर रहे हैं पोटेंशियल से तो सप्लाई डिमांड के अंदर कोई चेंजेस होगा, तो बाय अजम्पशन में दोनों में सेम कर दूँ। मैंने क्या किया देखो, यहाँ से लिंक कर दिया, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। परचेस कॉस्ट यहाँ पे कितना है, नहीं करंट सप्लायर है, नीचे देखो करंट, और दिया नहीं है तो उसको ऊपर ही पोटेंशियल गिन लेंगे।
ठीक है, ये मैंने क्या किया पता है, अगर यहाँ पे लिखता ना तो ऐसा आ रहा था, मतलब 2.50 लिखे तो 2.5 आ गया, मतलब एक जीरो मिटा देगा। मैंने क्या किया, सिर्फ एक जीरो ऐड कर दिया ताकि हमें पता चले, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज है, ऐसा उसकी कोई नीड नहीं है। और ऊपर क्या लिखा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा था, क्या था भाई, $400 था। जितना भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है लिखना ही है। हाँ मतलब वो ऑर्डरिंग कॉस्ट ही होता है, कॉल जो मैंने ऑर्डर किया उसका ही क्वालिटी चेक हो रहा है, तो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट ही बोलते हैं। क्वालिटी चेक कॉस्ट यहाँ पे ऐसे लिख दो। आगे जैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं, सेम ही होता है ना, ऑर्डर करने का कॉस्ट कहाँ पे अलग होता है। अगर दिया होता, अगर मतलब यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं तो नहीं दिया है, तो अभी सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं। अगर आगे केस स्टडी में गए और बोल रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो रहा है तो हम चेंज कर देंगे, जो केस स्टडी बोल रही है उसके हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है, प्रोडी हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड, क्या, अभी देखो हमने ऊपर भी एक गलती की होगी कि ऑफरिंग अ सप्लाई टू केमिकल एक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2.25, चलो हमने यहाँ पे तो लिखा था 2.50, पर हमें नीचे जाके पता चला कि एक्चुअली में हमें ऑफर कितने में मिल रहा है, 2.25 के अंदर, तो चेंज कर दिया। समझ रहे हो, इफ I order 1 million liters at a time, 1 million liter at a time, और पहले मैं कितना ऑर्डर करता होऊंगा, शायद 5 मिलियन लिखा है कहीं पे, 5 मिलियन एनुअल डिमांड है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले EOQ निकालना पड़ेगा। अभी चलो, करंट की अभी हमें पता नहीं है क्योंकि हम EOQ निकालेंगे, पर नए सप्लायर की पता है ना, कितनी है, 1 मिलियन। तो अभी मुझे पता नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा, वर्किंग नंबर 1 से निकाल लूंगा, इसकी एक वर्किंग कर दूंगा जिसको मैं 1 नंबर की वर्किंग बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ ताकि हमें याद आए। फिर आगे जाते हैं, द न्यू सप्लायर्स क्रेडिट टर्म्स आर सेम एज करंट सप्लायर, मतलब जब हम कंक्लूजन लिखने जाएंगे ना कि ये यहाँ पे हमें महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकता हूँ ना मैं, कि सप्लायर की क्रेडिट लिमिट के अंदर कोई फर्क नहीं है। तब ऐसे लिखना है कि चलो नया सप्लायर मुझे 5 लाख रुपए बचा दे रहा है, बट स्टिल प्रीवियसली देर इज नो चेंज इन बोथ ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग माई क्रेडिट लिमिट्स, मुझे दोनों 30 दिन ही देते थे, ये भी 30 दे रहा है, नया भी 30 दे रहा है, फिर भी मुझे 5 लाख रुपए सेव करके दे रहा है, तो एज पर माई ओपिनियन मुझे ये चीज करनी चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए था ना मुझे, तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एस्टिमेटेड that its storage cost per unit and quality checks order will be unchanged if the accept the offer. Okay, ओके चलिए, तो यहाँ पे कोई फिगर दे के रखा है क्या हमें कि होल्डिंग कॉस्ट कितना रहेगा, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एस्टिमेट स्टोरेज कॉस्ट, मतलब होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे दिया तो होगा कहीं पे, एंड इट्स प्लास्टिक बिजनेस केमिकल प्रोडक्ट क्यू पर लीटर टू स्टोर, देखो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी, स्टोर लिखा था, स्टोरेज मतलब होल्डिंग कॉस्ट दे के रखा था। आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो, केमिकल एक्स कॉस्ट यू प्रोडक्ट को 250 पर लीटर पर ईयर टू स्टोर ईच ऑर्डर, स्टोर का कॉस्ट है। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट हो गया, यहाँ तक तो सारे के सारे कॉस्ट हमने लिख दिए।
Okay, if accept the orders, this offer, and that it will have a sufficient storage space to cope up with the large orders. मतलब मैं अगर 1 मिलियन का ऑर्डर भी करूँ ना साथ में, तो मेरे पास मोर देन सफिशिएंट कैपेसिटी है टू द मैनेज दिस ऑर्डर एंड द स्टोर दिस ऑर्डर. ठीक है. However, it will needs to increase its safety inventory to 15 days usage if the accept the new supplier offer. समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. प्योरडिको इज अंडर प्रेशर फ्रॉम बैंक टू रिड्यूस इट्स ओवरड्राफ्ट. अभी जब हम लोग कंक्लूजन लिखने जाएंगे तो काम आ सकता है ये चीज. अंडर द प्रेशर फ्रॉम बैंक टू रिड्यूस इट्स ओवरड्राफ्ट एंड its finance directors is increased in the effect of new supplier offer to chemical cost, working capital investment and cash operating cycle. ये लोग 365 दिन ऑपरेट करते हैं. अभी आप लोगों के पास पेन एंड पेपर तो होंगे ना. ठीक है, तो कैलकुलेट करें या फिर सारी चीज़ें एक्सेल में करनी है, आप बताओगे. नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आप पेन पेपर से पहले कर सकते हो, या फिर सारी चीज़ें आप मुझे गाइड करो, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेल में करते हैं. सारी चीज़ एक्सेल में करते हैं, चलो ना. ठीक है, तो अभी मुझे निकालना क्या है. मेरे पास मोस्टली कॉस्ट आ चुके हैं, इतनी कॉस्ट लगते हैं. तो पहले तो मुझे सेफ्टी इन्वेंटरी निकालनी है. चलो ये वर्किंग नंबर 2 दे दो उसे. ठीक है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालना है. इसे वर्किंग नंबर 3 दे दूँ. टोटल और क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये वर्किंग नंबर 4 दे दूँ इसे. ठीक है, फिर सेफ्टी इन्वेंटरी मंगवा रहा हूँ तो उसको भी होल्ड करना पड़ेगा ना. ऑर्डर के साथ आ जाएगी, मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर वो चीज़ इंक्लूड रहेगी, पर उसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना मुझे. ठीक है, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट रहेगा कोई. वर्किंग नंबर 5 दे दूँ इसे. अभी मुझे नहीं लग रहा है कि एज सच अभी कोई अदर कॉस्ट आ सकते हैं. देखेंगे अगर मिलेंगे तो. 2-3 लाइन छोड़ के टोटल परचेसिंग कॉस्ट हो सकता है. पर अगर टोटल परचेसिंग कॉस्ट कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर मुझे कौन से चीज़ें ही डालनी पड़ेगी. सिर्फ और सिर्फ जो टोटल कॉस्ट है वो, ऊपर वाली ये कॉस्ट नहीं डालने हैं, वरना फिगर्स हमारे चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो वर्किंग बनाना स्टार्ट करें. थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज देख लेता हूँ एक बार. पेज नंबर 159 ऑफ कैप्लान. ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1 स्टार्ट करें. WN1 EOQ कैलकुलेशन. बताओ, EOQ कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे. एक सेकेंड एक सेकेंड. एनुअल डिमांड, कैरिंग मतलब ऑर्डरिंग ना. ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए. इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. बताओ फिगर्स क्या है. एनुअल डिमांड 5 मिलियन है. ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा क्या है, 3 है. नहीं,
होल्डिंग कॉस्ट है, नहीं होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है मेरा, 400 हुआ। होल्डिंग कॉस्ट कितना है, 2.50। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिगर्स डालने हैं ईओक्यू के फॉर्मूला के अंदर। करो, ईओक्यू क्या आ रहा है, अरे कैलकुलेटर से करो, सेक्शन सी है। हम्म। क्या, ओ भाई रूट किया है ना, हाँ मैंने बोला एनुअल डिमांड 5 मिलियन की है, आपका ईओक्यू 1600 मिलियन कैसे आ गया। अच्छा चलो ठीक है। अभी देखो हमने कैलकुलेटर से निकालना तो सीख लिया, एक्सेल में कैसे निकालना वो इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए। तो देखो इज इक्वल टू कि ईओक्यू मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर आप बाद में इंस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। ब्रैकेट ओपन किया, क्या ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बताओ। चलो रूट नहीं लिखते, चलो कि पहले क्या डालना पड़ता है मुझे, चलो स्टार्ट किया। सेवन, नहीं फॉर्मूला का नाम है सम, ठीक है। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, क्या डालना है पहले, क्या डालना पड़ेगा, पहले तो फिक्स होता है ना 2 इंटू, तो 2 इंटू कर दिया। एओ को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, अरे फिगर बोलो, फिगर, पक्का। फॉर्मूला उल्टा कर दो, फॉर्मूला पहले लिखो चलो। बुक के अंदर पक्का या देखा है ना, चलो क्या आता है, 2 इंटू, हाँ ओ, ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू सी, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है, एक एसीसीए के अंदर इसको ऐसे भी लिखता है, 2 इंटू सी एच सॉरी सी ओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। तो आप लोगों को जो भी फॉर्मूला समझ में आए वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। सो 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या है भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, 400, फिर इंटू, उसका भी इंटू करना पड़ेगा, एनुअल डिमांड डी, हो गया। ये ऊपर का मैंने डाल दिया ना, जो ऊपर का था वो डाल दिया, भी इसको बंद करना पड़ेगा ना, ठीक है। पर फिर डिवाइड करना पड़ेगा किस से, होल्डिंग कॉस्ट से। फिर मुझे इन लोगों का टोटल जो फिगर आए उसको रूट करना है ना, ठीक है। तो इन सभी को एक ब्रैकेट में बांध दूं, मतलब क्या होगा कि इन लोगों का कैलकुलेशन होगा ना इन ब्रैकेट के अंदर ही होगा, फिर मैं जो रूट करना चाहता हूँ वो बाहर से निकलेगा, नहीं लगाना पड़ेंगे, कभी नहीं लगाना पड़ेगा। देखो आगे आपका 16 मिलियन, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। पर अभी मुझे क्या करना है, इसको रूट करना है। रूट मतलब क्या, इसका डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। आपके अंदर देखो कीबोर्ड के अंदर एक होगा 6, जो है ना 6 नंबर, उसके ऊपर देखो ऐसा करके है, ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, इस टू बोलते हैं,
ठीक है, इसको एक बार दबाना है। ठीक है, अभी मुझे आधा करना है इसको। एट दी एंड उसका मतलब क्या, रूट का मतलब इसको ये आधा कर देना है। तो आधा करने के लिए क्या करो, 0.5। कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, 0.5 ही कर रहा हूँ मैं। आ गया 40,000। देखो पूरा फॉर्मूला देखो मैंने क्या डाला है। नहीं आएगा, मैंने डाले हैं दो, डाले हैं। समझ रहे हो? तो खुद एक बार ईओ क्यू बनाओ। आई होप आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिए होंगे। पर एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि अगर ये ब्रैकेट्स ना करे तो। ठीक है, चलो मैं यहाँ से ब्रैकेट निकाल देता हूँ। फिर भी आंसर 14,000 ही आएगा, डजेंट मैटर। पर यहाँ पे तो ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा कि यहाँ पे कोई प्लस माइनस का एरर है, ऐसा कोई होगा। पर अगर हो जाता है, चलो, तो पूरा का पूरा आंसर ही आपका नहीं आएगा। देखो मैंने सिर्फ किया कि उसके आगे एक माइनस की साइन लगा दी। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है। ये पूरा का पूरा ऊपर का विभाग, मतलब ऊपर का जो सेक्शन है डिवाइडेड बाय और इनटू जो भी हो रहा है ऊपर के सेक्शन में ही हो जाए। नीचे का सेक्शन पूरा अलग है, नीचे का सेक्शन में अलग ही हो। फिर उन दोनों का जो कैलकुलेशन है ना, उसको डिवाइड करने के लिए अलग ही रखना है मुझे। यस, 2.50 है, 3 कर दिया, हो गया चेंज। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारा एक कौन सा फिगर मिसिंग था, मिनिमम ऑर्डरिंग साइज, डाल सकता हूँ ना यहाँ पे मैं ईओ क्यू, क्योंकि हम ईओ क्यू यूज करते थे। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे 400 है ऑर्डरिंग, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, मैंने इसको कर दिया 500। ईओ क्यू चेंज हो गया, यहाँ पे नीचे ऊपर भी हो गया। समझ रहे हो? तो मैंने सिर्फ एक फिगर में चेंज किया, मतलब पूरा आंसर चेंज हो गया। कौन सी? ये यही तो स्ट्रक्चर है आंसर का, दिस इज योर आंसर। एग्जामिनर ये देखेगा, फिर आपकी वर्किंग देखेगा। मतलब मैं जो जितना लिख रहा हूँ ना, वो कट शॉर्ट करके जितना एग्जामिनर को चाहिए ना उतना ही लिख रहा हूँ। आ गया? और ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया कि ईओ क्यू ऐसा कैलकुलेट होगा। हाँ ओके, आ गया, डन। ईओ क्यू आ चुका है। अभी मुझे और क्या निकालना है, सेफ्टी इन्वेंटरी। सेफ्टी इन्वेंटरी निकालने का कैलकुलेशन कैसे होता है? सेफ्टी इन्वेंटरी तो दोनों में चाहिए ना मुझे। मुझे कितने दिनों की रखनी है? पहले मैं 5 दिनों की रखनी है। तो पहले मेरी एनुअल डिमांड क्या थी भाई? 5 मिलियन। ऊपर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। 5 मिलियन तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इज इक्वल टू किया है, और 5 मिलियन मैंने ऊपर से सिलेक्ट किया है। डिवाइडेड बाय, हम कितने दिन ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि 365, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। हाँ तो ओके, ब्रैकेट खत्म। अभी इनटू कितने दिन की रखनी है, तो कि 5 दिन की रखनी है, इनटू 5। आ गया आंसर। नीचे भी अगर कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में कर देते। ओके आ गया है ना? नीचे कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दूसरा फिगर डालेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा, हमेशा मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, अभी भी एनुअल डिमांड कितनी है पोटेंशियल से, फिर पोटेंशियल का लेना है 5 मिलियन, डिवाइडेड बाय कितने, 365, इनटू मुझे यहाँ पे कितने दिन की रखनी है, 15 दिन की रखनी है। 15 दिन की सेफ्टी इन्वेंटरी याद करो। देखो यहाँ पे रहा। ठीक है, 15 दिन आ गई मेरे पास सेफ्टी इन्वेंटरी। अभी इसको यहाँ पे लिंक कर दूं, सेफ्टी इन्वेंटरी। हाँ सेफ्टी इन्वेंटरी निकाल देनी है, डन। आ गया मेरे पास।
अभी मुझे क्या निकालना है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, फिर निकालना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें। वर्किंग 3 कौन सी है हमारी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना। पोटेंशियल सप्लायर, यहाँ पे क्या है मेरी कि एक बार में मुझे पहले कितना ऑर्डर करना पड़ता था करंट सप्लायर के लिए, यहाँ पे ऑर्डर साइज क्या थी 40,000, और ऊपर वाले में क्या थी 1 मिलियन थी, तो ऊपर से खींच रहा हूँ, ऊपर फिगर लिखा है इसलिए। हो गया। कॉस्ट कितना था, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 400, दोनों में 400 था। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है बताओ, टोटल डिमांड, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय वन ऑर्डर साइज, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय वन ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय, ठीक है। एक बार में मैं कितने 40,000 कर रहा हूँ, इन दोनों का डिवीजन हो जाए, फिर मुझे मिल जाएंगे ना टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 125 ऑर्डर करने पड़ेंगे मुझे। तो एक ऑर्डर करने का खर्चा कितना लग रहा है, 400 रुपये। हो गया। आंसर आ गया, स्मार्ट वर्क। मैंने ऊपर से लिंक किया था, मतलब वो वहीं से लेगा, पर आप लोग इतने अभी फ्लो में नहीं बैठे हो तो आप ये कर पाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, टोटल ऑर्डर, सॉरी टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डरिंग साइज इनटू ऑर्डर। आ गया मेरे पास ये फिगर्स, अभी ऊपर पुट कर दूं ना ये फिगर्स को मैं। है ना, थोड़ा स्मार्ट हो, ये धीरे धीरे सीखोगे, जब 5-7 सम कर लोगे ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कॉपी पेस्ट किया तो फिर वो दूसरा में कॉपी पेस्ट करने वाला तो कौन से फिगर्स लेगा, तो 8 सम करने के बाद पता चलेगा। पर आप लोगों को अभी क्या है ना, देखो उसने लिया भी सेम है, 339 ही लिया है, यहाँ पे भी क्या है C39 ही है, उसने कॉपी लिया है, मतलब यहाँ से कंट्रोल C किया ना इसको मैंने, तो ये कंट्रोल अब मैं V करूंगा तो इसको ही लेगा, वो फिक्स है, इसके बाजू वाला ही लेगा। आ गया मेरे पास, अब क्या मेरे पास पेंडिंग है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो निकाला हमने, कहा है राइट। तो अभी क्या करना है हमें, होल्डिंग कॉस्ट निकालना है, इसको वर्किंग नंबर 4 दिया है हमने। ये बहुत ही इजी सम्स है, रोकड़े मार्क्स है इन चीज़ों के। और ये सम कब पूछा गया था बताए, सितंबर दिसंबर 2022 की एग्जाम के अंदर, एक्चुअल एग्जाम का सम ही है। वर्किंग नंबर 3 है, क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है भाई, उसका फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल होल्डिंग कॉस्ट H, ऐसा ही होता है ना फॉर्मूला, बताओ। भाई टोटल Q क्या है, Q है मेरा कितना, क्वांटिटी में कितनी ऑर्डर कर रहा हूँ, यहाँ पे 40,000, पर मैं यहाँ से तो नहीं लूंगा ना, यहाँ से लूंगा, पर इसको मुझे ब्रेकेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे इसको डिवाइड बाई 2 करना है। Q डिवाइडेड बाई 2 इनटू क्या है मेरा कॉस्ट, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, मुझे एक्चुअली में यहाँ पे लिखना चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट क्या है मेरा, ठीक है। आगे दोनों फिगर्स,
डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं, इनटू दिस, आ गया है। यहाँ पे भी सेम करना है मुझे, आ गया। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, अभी जो मैंने नीचे खींच दिया था उसको वापस से ऊपर कवर कर लेंगे ताकि गैप ना दिखे मुझे। इसको क्या हो रहा है? हम्म, देखो फर्क देखो आप लोग, फिगर्स के अंदर फर्क देखो। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट सेम है। यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट देखो कितना ज़्यादा हो गया, मतलब ऑब्सोलीट भी कर सकती है इस चीज़। और यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो सिर्फ 2000। फिगर्स के अंदर के चेंजेस देखो आप एक बार। सेफ्टी इन्वेंटरी को भी होल्ड करना पड़ेगा मुझे, वर्किंग नंबर 5। देखिए सेफ्टी इन्वेंटरी का फिगर क्या है, हाँ हाँ आवश्यक आवश्यक, मैं जितना आ रहा है ना पहले उतना कवर आ रहा हूँ, फिर फाइनल में वो फिगर डाल देंगे लोग। ठीक है, हो गया ये चीज़। अभी करंट सप्लायर का होगा, देन पोटेंशियल सप्लायर की सेफ्टी इन्वेंटरी इसमें कितनी रखनी पड़ेगी, ऊपर कैलकुलेट करके हमने डाली है 68। इसकी कितनी है 2,05,000। होल्डिंग कॉस्ट कितना है मेरा 2.50 है ना सेम। टोटल कॉस्ट इनटू, ऐसे ही होगा ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आ गया, डाल दो ऊपर। अब क्या लग रहा है, क्या और चीज़ पेंडिंग हो सकती है, सोचो। देखो हमारा क्या आ चुका है, एनुअल परचेस, आप लोग बोलना स्टार्ट करो चलो। एनुअल डिमांड आ चुकी है, परचेस कॉस्ट आ चुका है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने लिख दिया है, होल्डिंग कॉस्ट मैंने लिख दिया होगा। ठीक है, ऑर्डरिंग साइज और मिनिमम ऑर्डर साइज लिख दी है मैंने। फिर सेफ्टी इन्वेंटरी हाँ लिख दी है, होल्डिंग कॉस्ट लिख दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दिया है, सेफ्टी इन्वेंटरी का होल्डिंग कॉस्ट लिख दिया है। अभी सिर्फ एक चीज पेंडिंग है, मैं यूनिट्स ऑर्डर तो करूंगा तो इन्वेंटरी को परचेस करने का कॉस्ट लगेगा ना, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस, ये रह गया ना हमारा सिर्फ। अभी एक ही चीज बची है, परचेस कॉस्ट। तो कि कितना है, एनुअल डिमांड 5 मिलियन है, इनटू ये परचेस कॉस्ट कितना है 3 रुपए, आ गया। समझ में आया ध्रुव, ये टोटल कॉस्ट निकाला है, मतलब जितने इन्वेंटरी चाहिए इनटू कॉस्ट। इन्वेंटरी तो सेम ही चाहिए मुझे। यहाँ पे फिगर देखने जाओ तो कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो डिफरेंस है ना कॉस्ट सेविंग के अंदर। ठीक है, अभी जब मैं टोटल करने जा रहा हूँ तो कहाँ से करूँगा, यहीं से करूँगा। यहाँ से मेरे एक्चुअल फिगर्स है, सम, इतना ही करना है ना, डन, एंटर आ गया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। देखो कितने का डिफरेंस है, ये भी लिख ही देते हैं ना हम लोग। ऑफर के अंदर डिफरेंस क्या है, और सेविंग्स लिख दूँ,
2.25 मिलियन, समझे? इस ये चीज करने के हमें मिलेंगे 7 मार्क्स। अभी एवरेज इन्वेंटरी तो निकालना पेंडिंग है हमारा, समझ रहे हो? तो मैंने बाइफर्केशन कर दिया ना, फिर नीचे ऊपर देखो ये सारे कॉस्ट है, ये सारे फिगर्स है कि जिसने को मैंने जिन चीज़ों को मैंने यूज़ किया। देखो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ करूँगा, 400 के बदले 100 कर दूँ। ओके, लिंक नहीं किया है हमने इसको। देखो लिंक नहीं किया था ना मैंने भी। ठीक है, 400 के बदले 100 आ गया चेंज, देखो आंसर के अंदर। ठीक है, कंट्रोल Z। ठीक है, 2.15 के बदले 1 आ गया चेंज, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चेंजेस करने से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हो गया ये पूरा का पूरा 7 मार्क का सम। पर अभी भी ये पूरी की पूरी ए रिक्वायरमेंट के अंदर और 2 चीज़ें पेंडिंग है हमारी ओर से। क्या? कि इसका बी पार्ट, सॉरी। ठीक है, क्या निकालना है मुझे? हरी। ठीक है, तो मुझे अभी निकालनी है एवरेज इन्वेंटरी। कैसे निकाल सकता हूँ? एवरेज इन्वेंटरी फॉर द 10 डेज 15 डेज कितनी रहेगी मेरी? ठीक है, तो जितना मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ऑर्डर मतलब जितना भी मेरा EOQ है, या फिर एक बार में मुझे ऑर्डर करनी है, डिवाइडेड बाई 2, प्लस सेफ्टी इन्वेंटरी तो मेरे पास पड़ी ही रहेगी। आएगा ना ऐसे? इसकी भी एक वर्किंग बना दे। वैल्यू में और लीटर्स में दोनों में निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे एक तीसरी चीज़ क्या लिखनी है हमें? यहाँ पे एक्सेल में बोला था इसलिए हम एक्सेल में लिख रहे हैं, अगर वर्ड बोला होता तो वहाँ पे वर्ड होता। ठीक है, वर्किंग नंबर 6, एवरेज इन्वेंटरी, करंट सप्लायर, पोटेंशियल सप्लायर। क्या है मेरी ऑर्डरिंग साइज? ठीक है, और मेरा और क्या है? ठीक है, ऑर्डरिंग साइज आ गई, मतलब एवरेज इन्वेंटरी आ गई। ऑर्डरिंग साइज क्या है भाई मेरी? 40,000 है। ठीक है, 40,000 करना है मुझे, प्लस क्या? सेफ्टी इन्वेंटरी ना। आइए यहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे फिगर्स है। ठीक है, वैल्यू में आएगा अब। इसकी वैल्यू क्या है भाई? एक की 3 रुपये है, और एक की क्या है? 2.25 आ गया आंसर। लिंक ही करना है ना अभी तो। कंपलसरी है लिंक करना, अगर टेस्ट में नहीं किया होगा तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। वो वैल्यू लिख दी है हमने।
अभी फ्रॉम द ऑल ऑफ द अबाव कैलकुलेशन आप लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे नए सप्लायर की ओर से दिया गया जो ऑफर है 1 मिलियन ऑर्डर करूंगा, डिस्काउंटेड प्राइस मिलेंगी 2.25 की बदले 3.00 रुपीज। क्या लग रहा है, किन्हें लग रहा है कि ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? बताओ बताओ बताओ। ऐसा नहीं है, कई लोग बोल भी सकते हैं नहीं भी करनी चाहिए। ऊपर करो। हाँ, ये दिस इज 15 मिलियन इज अ करंट सप्लायर, 13 मिलियन इज अ पोटेंशियल सप्लायर। हम्म। पक्का? कितने लोग श्योर हो करना चाहिए? ट्रू। वुड वी एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट? नहीं करना चाहिए। नीचे एक लाइन दी गई है ये पैराग्राफ के अंदर, देखो रीड करो इसे, फिर बताओ करूँ कि नहीं। किसी को बत्ती जली? देखो क्या बोल रहे हैं, प्रेडी इज अंडर प्रेशर फ्रॉम बैंक टू रिड्यूस इट्स ओवरड्राफ्ट। ठीक है। ठीक है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी ही हमारे पास पैसों की तंगी है। समझ रहे हो, अभी मेरे पास पैसों की तंगी है। और एक एक ऑर्डर के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलो मेरा 2000 है, पर होल्डिंग कॉस्ट कितना है? समझा रहा हूँ। ठीक है, एक ऑर्डर को होल्ड करने का मेरा खर्चा कितना है और पहले कितना था? तो कौन सा कॉस्ट मुझे अच्छा पड़ रहा है? इन्वेंटरी ऑर्डर करने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे एक बार में? बताओ। 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन की इन्वेंटरी एक बार में ऑर्डर करो और सिर्फ 40,000 का एक बार में ऑर्डर करो, क्या फर्क दिख रहा है? होल्डिंग कॉस्ट का फर्क है। आग लग गई तो मेरी इन्वेंटरी एब्सोल्यूट हो सकती है, ऑब्सोलीट हो सकती है। इनको संभालना, इनके रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीजें मेरे लिए टास्क है। इवन दैट विल इंक्रीज माय कॉस्ट और नॉट। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि मेरा कॉस्ट सेव कर रहा है, पर अंदर अगर जाएंगे तो पता चलेगा ना। क्योंकि ऑर्डर करने के लिए मुझे पैसे लेने पड़ेंगे और बैंक बोल रही है भाई तू पैसे दे, तू, मैं तुझे नहीं दे सकता, तुझे मुझे रिटर्न करने हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। इट्स नॉट मीन योर पीओ इज रॉन्ग, बट काइंड ऑफ अगर सोचने जाओ तो दैट पीओवी इज ऑल्सो वर्क। समझ रहे हो कि प्रेशर के अंदर है हम लोग। तो आप ऐसा, हाँ, कॉस्ट अलग है एंड वर्किंग कैपिटल अलग है। वर्किंग कैपिटल के पैसे मुझे निकालने पड़ेंगे ये चीज़ करने के लिए। तो जितना मेरा होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा है, जितना मेरा सेफ्टी इन्वेंटरी होल्ड करने का कॉस्ट ज़्यादा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ कम हो रहा है, बाकी जितने भी कॉस्ट देखने जाओ तो मेरे ज़्यादा है, सिर्फ एक डिस्काउंट पाने के लिए। समझ? कैश कहाँ से निकालूंगा मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास तो। हाँ, समझ रहे हो? इसका रिकमेंडेशन कैसे लिखना है? हाँ देखो यहाँ पे क्या एक्सेल ही है, देखो एज पर दी कैलकुलेशन, हाँ अबव कैलकुलेशन suppliers saves approx 2,2,2,5,5,3,4 cost for the company which is
shows the significant, ऐसा इंग्लिश ना निकले तो कोई बात नहीं है, इनिशियल फेज savings. However, new offer is not suggest stable because currently company is facing the liquidity issue to manage the working capital expenditures, and also bank is pressuring the Prudential code to reduce their overdraft अमाउंट. देखो ऐसा लिखना था, इसका 1 मार्क. पर आप इनिशियल फेज में ऐसा नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, ऊपर कैलकुलेशन किया है उससे सेविंग ये रही है, पर हमें लग रहा है कि बैंक की ओर से प्रेशर आ रहा है रिड्यूस करने के लिए, तो ये मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, बस खत्म. ये तो थोड़ा प्रोफेशनल हो गया. ट्राई करना है ऐसा लिखने का, पर नहीं लिख पा रहे हो तो बेसिक इंग्लिश लिखो, चलेगा. ठीक है, यहां तक ये कैलकुलेशन तक किसी को कोई भी डाउट? इसके सिर्फ कितने मिले मुझे पता है, 7 मार्क. 7, 8, 9, 10 मार्क्स. ठीक है, ये मैं एक्सेल शीट सेव भी कर लेता हूं. ठीक है, आगे जाके जो आएगी मैं शीट्स ऐड कर दूंगा इसके अंदर. अभी हमें लिखनी है थियरी, जिसमें हम सभी कच्चे हैं. एम आई राइट और एम आई राइट? ठीक है, सो थियरी लिखना इट्स नॉट अ बिग टास्क, कभी भी नहीं है. अभी क्या बोल रहे हैं, चलो एक थोड़ा बेसिक नॉलेज पहले बता देता हूँ. मैं 2-3 वर्ड लिखता हूँ. हम्म, देख लेते चलो. जो द ऑफर शुड नॉट, शुड नहीं बोल सकते ध्रुव, यहाँ पे कंपल्शन नहीं डालना है हमें. शुड एक वर्ड निकाल दो. द ऑफर एज पर माय ओपिनियन, तो ऑफर is not acceptable, although it is generates the cost saving of approximately 2.5 million per year. ठीक है, it's lead to substantial increase in working capital and capital investment and inventory level, but this would worsen the liquidity and increase the overdraft usage. बहुत ही अच्छे, which is inappropriate to give the company's objective to reduce its overdraft. Perfect. ठीक है, शुड नॉट मत डालो, कंपलसरी कोई भी वर्ड डालो ही मत. रिकमेंडेशन बोल रहे, आप अपना ओपिनियन मत देना. ऐसा रिकमेंडेशन का मतलब क्या, मेरी ओर से मुझे ये लग रहा है. हाँ, और ऐसा ही लिखो ना, कैलकुलेशन का रेफरेंस दो. फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन कंपनी इज सेविंग अप्रोक्सीमेटली 2.25 मिलियन पर ईयर, फिर आपका सेंटेंस जोड़ दो, हो गया खत्म. सो ये 3 वर्ड्स के बीच का डिफरेंस किसे पता है, बता. एसीसीए के एग्जाम के अंदर अगर आप थियरी लिखने बैठोगे तो सबसे पहले इन 3 वर्ड्स का डिफरेंस पता होना चाहिए. हम्म, हम्म. देखो, स्टेट मतलब क्या, वन लाइनर आंसर. डेफिनेशन अभी यहाँ पे कोई चीज नहीं है, ठीक है. प्लस अभी यहाँ पे क्या होगा, वन लाइनर आंसर तो रहेगा ही रहेगा. स्टेट यहाँ पे लिखा है, प्लस जस्ट लिटल मोर देन स्टेट. मतलब स्टेट आपकी 1 लाइन ले रही थी ना, तो एक्सप्लेन आपकी 2 लाइन लेगी, नॉट मोर देन दैट. बट यहाँ पे क्या होगा पता है, स्टेट ही करना है,
प्लस प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या, एकदम पूरा का पूरा पॉइंट का क्रक्स निकालना है। मतलब क्या होता है डिस्कस के अंदर, क्या होता है, मैं स्टार्ट करता हूं कि चलो मेरी कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल का इश्यू है, मैंने स्टार्ट किया विथ इश्यू, ठीक है। इश्यू की वजह से कंपनी के अंदर क्या और इश्यूज आ सकते हैं, पहले इश्यू है, उसकी वजह से कॉजेस क्या हो सकते हैं कंपनी के अंदर, इफेक्ट टू द कंपनी, हाउ वी सॉल्व इश्यू, दिस इज फॉर्मेट ऑफ डिस्कस। समझे? यहाँ पे क्या लिखा है, ये समझो, लिखा है डिस्कस, ठीक है। तो डिस्कस, तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बोल रहे हैं कि डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब ये डायरेक्ट थियरी है ऐसा, जिसके अंदर कोई भी लिंकिंग जैसा चीज नहीं है। तो आपने ये थियरी पढ़ी है कभी? बताओ। बोलो बोलो। बताओ, क्या क्या सोचो, थोड़ा सोचने की ट्राई करो, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। पहले रिक्वायरमेंट को तोड़ो। डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट, क्या कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कौन सी ऐसी चीज है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी जब मैं वर्किंग कैपिटल मैनेज करने जाऊंगा, जब लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो मुझे आड़े आएगा जब मैं वर्किंग कैपिटल मैनेज करने जाऊंगा। बताओ। हम्म। हम्म। हो सकता है। देखो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो लिक्विड कैश में ज्यादा मेंटेन कर रहा हूं। अगर मैं लिक्विड कैश ज्यादा मेंटेन कर रहा हूं तो मैं रिसीवेबल कम रखूंगा। मैं सभी लोगों को उधारी पे पैसा दूंगा? नहीं दूंगा ना। सप्लायर को भी मैं टाइम पे पैसे नहीं दूंगा, बिकॉज मैं अपने पास पैसा रख रहा हूँ। इन्वेंटरी के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा? नहीं करूंगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब मैं ज़्यादा सबको क्रेडिट लिमिट्स दूंगा? हाँ दूंगा। इन्वेंटरी ज़्यादा रखूंगा? हाँ रखूंगा। फिर क्या करूंगा, सप्लायर को टाइम से पेमेंट, ठीक है, कर देंगे, उसके कोई रिलेटेबल चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये दोनों का पहले बेसिक मतलब समझ में आया। अब सोचो क्या हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये आ सकता, हाँ हाँ यस। हम्म। हाँ 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 हाँ। पहला पॉइंट, हाँ पहला पॉइंट बना ना कि लिक्विडी हाई लिक्विडिटी मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी, आया पॉइंट पहला। फिर क्या आ सकता है, नो, लो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट हो सकता है। हम्म। परफेक्ट। परफेक्ट आ सकता है। हम्म। हाँ परफेक्ट। इन चीजों के रिगार्डिंग ही मुझे लिखना है। तो अब आप लिख पाओगे ये चीज, कि मैं एक लिखूं, थोड़ा पॉइंट में लिखूं?
ये चीज हमें कहाँ पे लिखनी है? वर्ड के अंदर भी सेम फॉर्मूला ही रन होते हैं। अल्टर पी एम, मैं नैरो ही रखता हूँ। अल्टर एच एफ एस की रिक्वायरमेंट बी क्या बोल रही है? 5 मार्क्स मतलब 5 छोटे छोटे पैरा टाइपिक ऑफ फॉर्मेट्स, समझ रहे हो? 5 छोटे छोटे पैराग्राफ, 3 3 लाइन मैक्स, मतलब 5 तेरी 5 3, 15 लाइन लिखनी। इससे ज़्यादा हमें लिखने की ट्राई नहीं करनी। पर हाँ, 15 लाइन के अंदर सर ने बोला था 15 लाइन मतलब सॉन्ग लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये बीकॉम की एग्जाम नहीं है। वो यूं पकड़ लेगा और यूं मार्क्स काट देगा और यूं आपके 18,000 गए। ऐसे पहले आपका ग्राफ ऐसे जा रहा था, फिर 18,000 तक पहुंच ही रहे थे, नीचे चला गया। किसी ने अभी नया एससीसी का पोर्टल खोल के देखा? कोई इश्यूज एरर्स वगैरह नहीं है ना? देखो ये पोर्टल अभी नया हुआ है, दिखा देता हूँ एक बार साथ में। मैंने भी ठीक से खोल के नहीं देखा है। मुझे तो लगा कि पहले वाला पोर्टल ही बहुत अच्छा था। देखो यहाँ पे, मतलब मैं तो क्या करूँ यार, मेरे लिए ऑप्शन अफिलिएट वाला डाल दिया है। अभी कहाँ से मैं लॉग इन करूँ? डायरेक्ट लॉगिन दिखाओ हमें तो। ये डाल दिया, देखो पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, फिर वापस डालो। क्या मतलब है इस चीज का यार? क्या करवाते रहते हो आप लोग? अभी गुड नहीं है, सब बैड ही है। देखो वापस से क्या आ गया, देखो आई एम अफिलिएट। ओके, ये अफिलिएट का पोर्टल इतना खराब कर दिया है क्या? ओके, एडमिन अप्लाई फॉर एथिक्स। ओहो हो, देखो देखो लेटर्स। ओके, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। इतना तो मज़ा नहीं है इसके अंदर मुझे। क्वालिफिकेशन प्रोग्रेस, मैं तो पहले दिन खोला मेरे 18,000 पेंडिंग बोल रहे हैं। मैंने बोला कब मैं, मैंने कब नहीं पे किए। देखो हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है चलो। ये 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 सर्कल घूमता था तब मजा आता, मतलब यूं करके घूमेगा ना, ये फील आती थी हमें। अभी ये घूम नहीं रहा है। ठीक है चलो बिगड़। ओके, क्या भेजा है आपने? आंसर भेजा है कोई? बी, कॉन्फ्लिक्ट भेजा है आपने? ओके, पॉइंट्स भेजे हैं ना आपने? लिक्विडिटी, हाई इन्वेंटरी लेवल, लो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, हेल्पिंग क्रेडिट कस्टमर, प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, और कॉन्फ्लिक्ट, यस चलेगा। लिखो लिखो सब, थोड़ा ट्राई ट्राई करो, फिर हम लोग लिखते हैं। आप लोगों को टाइम इसलिए दिया मैंने। आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। पहले इससे बदले पहले पहले कॉन्फ्लिक्ट बता दो, फिर कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करो, मजा आएगा। हम्म।
हाँ हाँ लिखूँ, मैं पॉइंट्स लिखूँ? अब ऐसा करना है कि आप एक्सप्लेन करोगे वो पॉइंट्स को? मैं पॉइंट लिखूँ? क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहला इश्यू मेरे पास क्या हो सकता है? वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग ये है। यहाँ पे आप लोगों को क्या समझाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा? व्हाट इज लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब समझा दिया बेसिक। मतलब अब आगे क्या कर सकते हैं कि एक तो इन्वेंटरी के ऊपर इम्पेक्ट आएगी, ठीक है, इम्पेक्ट इफ हाई और लो बोथ, ठीक है, ये समझा दिया। अब क्या कर सकते हैं? रिसीवेबल आएगी, रिसीवेबल के ऊपर की इम्पैक्ट्स। फिर क्या आ सकती है? होल्डिंग करना पड़ेगा ना, कैश होल्ड करूंगा, ठीक है, यूज दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड। इसको एक काम करते हैं, नीचे वाला डाल देते हैं, अभी तीनों चीजें डाल ही रहे तो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर सकते। ચાલે, વધારે બેટર આ ઓપ્શન છે। पेएबल का पेमेंट के रिगार्डिंग होगा चीजें। इतने पॉइंट्स लिख दो, 5 पॉइंट्स हो गए, 5 पारा, 5 चीजें खत्म। एक्सप्लेन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड रिलेशनशिप विद द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। समझाने के लिए लिख सकते हो। हाँ हाँ, सीओसी नहीं ना। हाँ, आप लोग सीओसी बोलते हो ना, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ चलेगा चलेगा।
और इसमें तो क्या है, सिर्फ एक्सप्लेन है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। लिख सकते हो कि मैं थोड़ा लिखूं, पता? देखो, तो मैंने ये बहुत ज़्यादा लंबा लिख दिया है, इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो आप लोग। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने का मेन एम क्या होता है कि उनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या? कि सफिशिएंट लिक्विडिटी भी होनी चाहिए और सफिशिएंट प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है तो मैं पेमेंट कर पाऊंगा? नहीं। अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, मैं शेयर होल्डर को मना पाऊंगा? नहीं। तो इसकी वजह से देयर आर द कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। क्या? अभी वो लिख रहे हैं, समझे? भी इन्वेंटरी वाला पॉइंट लिख दे। स्पेलिंग ठीक से।
मैं जितना लिख रहा हूँ उतना भी आप नहीं लिख पाओगे, समझ रहे हो? मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए पूरा का पूरा पॉइंट लिख रहा हूँ। यस, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट दैट यू हैव राइट। अरे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब बी रिक्वायरमेंट तो बी का हेडिंग दे दो, कॉन्फ्लिक्ट लिख के नीचे स्टार्ट कर दो, खत्म। वो तो सिर्फ आप लोगों के लिए थे ना, कि ये 5 पॉइंट के ऊपर हमारा पूरा का पूरा आंसर ड्राफ्ट होना चाहिए। सिर्फ 5 पॉइंट लिख के छूट थोड़ी ना जाना है हमें। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब अपने हिसाब से सोच लियो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अरे इतनी जल्दी टाइम प्लीज हो गया। एक दिन में पूरा एक ही सम होता है इसमें। हाँ तो आज होमवर्क के अंदर है एक देने का आप। मैं तो सोच रहा हूँ आज शाम को ये पूरी की पूरी वर्ड फाइल एंड एक्सेल फाइल में दोनों आप लोगों को शेयर करूंगा। हाँ हाँ, पूरी दोनों चीजें मेंटेन करूंगा। तो ये पॉइंट समझ में आया कि अगर मैं हाई इन्वेंटरी रख रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है? इफ कंपनी इज मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ इन्वेंटरी दैट विल mitigate the short-term demand of customers. That uh, that higher inventory will lead you holding high holding cost and high purchasing cost that will impact on short-term liquidity. खत्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही लिखो। ये अपना एसबीएल नहीं है, एसबीएल के अंदर ऐसा करना पड़ता है हमें। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एसबीएल जैसे हो चुकी है, पॉइंट लिखना है फिर उसको एक्सप्लेन करना है। और वो बीए में करते थे ऐसा सोच रहे हो ना, बीए या फिर ओसी के अंदर, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। पहले पॉइंट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दिस इज द गुड आंसर टेक्निक। ठीक है, अभी रिसीवेबल का खुद लिख पाओगे, पेएबल का, और द रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी। चलो कितना टाइम दूं मैं आप लोगों को? 15 हो रही है, 15 मिनट दूं? 12:30 को क्या? वो तो फिर पता नहीं है। जो मैं थोड़ा थोड़ा आपको है ना ऊपर ऊपर से पॉइंट दे देता हूँ। अगर हाई नंबर ऑफ रिसीवेबल में रख रहा हूँ, ठीक है, अग्रेसिव रिसीवेबल मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनके पास शॉर्ट टर्म में उनके पास से पैसा निकलवा रहा हूँ, तो क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी बन गई, शॉर्ट टर्म में मेरे पास पैसा ज़्यादा आ गया, पर जो ऐसे रिसीवेबल मतलब ऐसे कस्टमर्स थे जिनको, मेरे कस्टमर जेन्युइन थे, पर उन लोगों को 30 के बदले 45 दिन तो लगते हैं पेमेंट में, पर वो टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे, कभी भी अपनी क्रेडिट लिमिट चुकते नहीं है, ऐसे कस्टमर तो मेरे गए ना। तो लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होगी मेरी। फिर पेएबल, कि मैं शॉर्ट टर्म के अंदर पेएबल को पेमेंट तो कर दूं, ठीक है, इससे मेरी लिक्विडिटी कम हो गई, पर उसकी वजह से एज सच कोई मेरे ऊपर इम्पेक्ट नहीं आएगा, पर वो मुझे ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा मुझे क्रेडिट लिमिट दे मेरे लिए बेटर है, जितना सप्लायर ज़्यादा पेमेंट करे मुझे लिए मेरे लिए बेटर है, जिससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, फिर कैश रिड्यूस होगा मेरा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग लिखने हैं। तो ये समझे? अभी 12:30 तक ये लिख दो ताकि आपके पास ऊपर ऊपर सब सारा कॉन्सेप्ट आ चुका है। आई होप आप लोगों ने ये सम लिख लिया होगा। ठीक है, हाँ मैंने नहीं देखा है ध्रुव। हाँ, फ़ोन भी अभी बाहर ही भूल के आया हूँ। ठीक है, सो अभी इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा का पूरा लिख लेंगे हम लोग। एक वर्ड बोलो, એમાં શું સારું લાગે જે તને હાઈ વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયર્ડ ઓર રિક્વાयरमेंट लॉन्ग सीओसी में देख लेंगे, चलो। चलो नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट नंबर सी, ऊपर का तो लिख लिया होगा, डन है। सो
रिक्वायरमेंट सी क्या बोलनी चाहती है कि एक्सप्लेन करना है सिर्फ और सिर्फ क्या, कि एक्सप्लेन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है पहले ये एक्सप्लेन करना है। देन एंड इट्स रिलेशन विथ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। पहले मुझे क्या एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल, समझ रहे हो कि वो क्या है। फिर मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, अहमदाबाद। फिर मुझे क्या दिखाना है कि उसका रिलेशन क्या है वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के साथ। समझ ना, रिक्वायरमेंट को तोड़ा है मैंने। सो पहला एक पॉइंट आपका किसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल के रिगार्डिंग कि क्या है, व्हाट इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। तो उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल समझानी है। अभी 4 पॉइंट बचे। 4 पॉइंट मेरे किसके इर्द गिर्द घूमने चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो क्या आ सकता है, फिर ये दिखा दूं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। लॉन्ग कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड शॉर्ट कैश ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। मीन्स કે ઇન્વેન્ટરી ડેઝ છે તો હેલ્ડ ધ સ્ટોક કેટલા ટાઈમમાં, રિસીવેબલ ડેઝ છે તો ટાઈમ્સ કલેક્ટ કેશ, અને પેયેબલ ડેઝ છે તો ટાઈમ બિફોર પેઇંગ સપ્લાયર્સ। इसको ऐसा लिख दे। एक सेकेंड। अभी कैलकुलेशन ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल, तो इसको क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एडिंग ऑफ इन्वेंटरी डेज, फिर और क्या करना है, रिसीवेबल डेज ऐड करना है, लेस क्या करना है, पेएबल डेज, ठीक है। तो कैलकुलेशन समझा दिया मैंने कि इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। फिर मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर ये कैलकुलेशन हुआ है तो इसके अंदर कौन से फैक्टर्स डाले हैं, फैक्टर्स के हाई लो होने से इम्पैक्ट क्या आ सकती है। फिर मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, व्हाट इज अ शॉर्ट साइकिल और अ लॉन्ग साइकिल। आ गए हम लोग। फिर शॉर्ट की वजह से क्या हो सकता है, लॉन्ग की वजह से क्या होता है, मोस्टली मोस्टली आपके 5 पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग बन जाएंगे आराम से। नहीं नहीं, पैरा ही लिखना है, बस छोटा पैरा एकदम। हाँ हाँ, मैं सिर्फ पॉइंट दे रहा हूँ आप लोगों को, बस इनको थोड़ा एक्सप्लेन, ये स्टेट वाली चीज है। मैंने जो दे के रखी ना वो स्टेट वाली चीज है, इसको थोड़ा आपको लंबा कर देना है, 2-3 लाइन मैक्स। हाँ, तो इसके अंदर है लॉन्ग लॉन्ग सीओसी, एक शॉर्ट सीओसी, फिर दोनों में से कौन सा बेटर रहता है उसके ऊपर पॉइंट बना दो, खत्म हो जाएगा। लॉन्ग सीओसी का एक पॉइंट पूरा, शॉर्ट सीओसी का एक पॉइंट पूरा, दोनों के बीच में कंपैरिजन करवा दो और बेनिफिट ड्रॉबैक एक एक समझा दो, बात हो गई खत्म। हाँ, पर वो फास्ट कैश रिकवर क्यों हुआ, आपने ऐसा क्या किया थी वो फास्ट आया, वो समझाना है। लॉन्ग के अंदर धीरे, हाँ डिस्काउंट दिया, लो के अंदर, लॉन्ग के अंदर क्यों धीरे पैसा आ रहा है वो समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर उन दोनों में से समझाना है कि एग्जाम्पल दे दो, सुपर मार्केट है तो उनके लिए शॉर्ट कैपिटल साइकिल ही होता है, बिकॉज उनके पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। फिर ऐसा कोई बिजनेस है कि जिनका काम क्या है, कौन सा काम दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर धीरे धीरे पैसा मिलता है, उनका कैश साइकिल क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, उनके रिसीवेबल्स ज्यादा हो सकते हैं, इवन पेएबल भी ज्यादा होंगे। ऐसा एग्जाम्पल से समझा दो, चलेगा।
फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ मोड़ के बड़ा करके समझा देना है, खत्म। वन टेन सेंटेंस ना चले ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट होते, जिसको बाय एडिंग द रिसीवेबल्स बाय द एडिंग्स ऑफ इन्वेंटरी डेज, पर ये दोनों क्या दिखाते हैं कि आपकी इनफ्लो दिखाते हैं। सो बाय द इनफ्लो एडिंग द इनफ्लोज बाय द डिडक्टिंग द पेएबल व्हिच शोज द कैपिटल कैश आउटफ्लो फॉर द कंपनी व्हिच इज गिव्स द एग्जैक्ट इन हैंड कैश आने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज। द फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। हम्म, यस, परफेक्ट। यस, मैं पूरा एक सम दूंगा ही आज होमवर्क के अंदर। और जिन लोगों को ऐसा है कि दे आर फ्री, ठीक है, और ऐसा है कि यहीं पे बैठ के करना है, तो लास्ट क्लास पूरा खाली है, शाम रात तक खाली है। मैं जब तक हूँ वहाँ तक पूरा क्लास खाली है। सो दे वांट टू सिट, दे कैन सिट देयर, सॉल्व द वन सम, देन गो टू होम। मुझे कोई इशू नहीं, सिर्फ बड़ा क्लास चाहिए मुझे। पूरा का पूरा है ना, वही ना, ये फाइल भी भेज दूंगा और वो एक्सेल फाइल भी मैं भेज दूंगा। डन है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें लिख ली है। सो अभी कोई एक सम ढूंढे इसके जैसा ही। जिन लोगों को यहाँ पे बैठने करना, they can sit, and if the student wants to go home, they can go to home and then try it। मुझे कोई इशू नहीं है, लास्ट क्लास खाली ही है। देखो ऊपर भी सेम है। ओ भाई साहब, सेम सेम ही है। कैंडी को करके सम है, ये करो आप, ठीक है। मतलब ऐसा ही है। क्या? ऊपर ही है, ऊपर सेम ऊपर है। मेरी शायद बुक पुरानी होगी इसलिए। ओके, डन डन, परफेक्ट। 158 7 2 74 नंबर का सम है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है कि डिस्काउंट, मतलब बल्क डिस्काउंट जो नीचे वाले सम में किया वही चीज़ है। फिर उसकी वजह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आएगी, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखनी है एक बार, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कमेंट करना है दोनों रिजल्ट के ऊपर, मतलब दो कमेंट आएगी, पहली कमेंट दूसरी कमेंट। फिर जो 4 4 मार्क्स में नीचे जो सम में लिखा है वही करना है। एज सच कोई न्यू रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऊपर वाले सम से थोड़ा कि इस तरह से अब लिंक करना है आप लोगों को, ठीक है। 274 एग्जैक्ट ऊपर ही है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बेसिक एक्सेल के अंदर पूरा का पूरा आइडिया आ चुका होगा, ठीक है। सो वो एक शांति रही है हमारी। फिर ये थियरी कैसे लिखनी है उसका बेसिक आइडिया कल आप लिख के लाओगे, तब मैं चेक करूँगा, तब और ज़्यादा आएगा, तो थोड़े पॉइंट्स हम लोग और डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। ये दो रिक्वायरमेंट्स जो लिखनी थी उसके अंदर आपको कोई डाउट्स है तो बता दो, और कैलकुलेशन में डाउट है तो बता दो। ये दोनों फाइल मैं अभी आप लोगों को ग्रुप के अंदर अभी ही फॉरवर्ड कर दूंगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड, आउटसाइड क्वेश्चंस? डन, डन, परफेक्ट। करके आओ फिर पता चलता है।